Hello students, welcome to our channel अशोका बायोलॉजी। माई सेल्फ अमित तिवारी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हमारा नया चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब तक हम लोगों ने प्लांट फिजियो पढ़ लिया है और प्लांट फिजियो के सारे चैप्टर्स की वीडियोस देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाके ओपन करके देखना होगा, तो ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। हाँ, एक बात और, क्वेश्चन जितने भी इसमें दिए हैं शुरू से लेकर आखिरी तक सॉल्व करिएगा जिससे कि आप उसका मैक्सिमम फ़ायदा ले पाएँ। ठीक है, तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड्स स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल? फर्स्ट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स या सेल वॉल। तो पहला ऑप्शन आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जिसका इससे कोई संबंध नहीं है, दूसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीसरा ग्लाइकोकैलिक्स और चौथा सेल वॉल। देखिए सर, ऐसा है कि ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये अटैचमेंट में रोल प्ले करता है, स्टिकी कैरेक्टर होता है इसके पास। सबसे बाहर जो लेयर बैक्टीरिया में सबसे बाहर का कंपोनेंट है वो ग्लाइकोकैलिक्स है, देन सेल वॉल है, देन मेम्ब्रेन है। तो सीक्वेंस भी आपको याद होनी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइकोकैलिक्स। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी? कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो रिस्पॉन्सिबल होता है एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट से इन द फॉर्म ऑफ एटीपी? तो बहुत ही आसान सवाल है। राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम। तो अब आपको सबको पता है कि हम कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। तो रेस्पिरेशन की दो मेन प्रक्रिया, क्रेब्स साइकिल और रेटियस, वो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एक माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में और एक इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे। तो फिलहाल आंसर हम आसानी के साथ कर सकते हैं इसका, और आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, स्प्लीशियोसोम आर नॉट फाउंड इन द सेल्स ऑफ। देखिए ये सवाल लगता तो है कि यहाँ का है बट यहाँ का है नहीं। ये सवाल मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जब हम स्प्लाइसिंग पढ़ते हैं तो वहाँ का सवाल है। जब हम इंट्रॉन्स को रिमूव करके और वो जो एक वेजिकल्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, दिस इज स्ट्रक्चर इज नोन एज स्प्लीशियोसोम। ठीक है, और वो जो स्प्लीशियोसोम होता है वो यूकैरियोट का स्ट्रक्चर है, ना कि प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चर है। तो फंजाई, एनिमल्स, प्लांट, इन सब में पाया जाता है, सिर्फ बैक्टीरिया में नहीं होता स्प्लीशियोसोम। ठीक है, एक अच्छा सवाल है, जरूर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए इसके चैप्टर के सवाल बहुत आसान है बट जरूर पढ़ना चाहिए कि इस चैप्टर का वेटेज काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं हर बार। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर, दो ऑप्शंस दिए हैं, पूछ रहे हैं सही है या गलत, दोनों के बारे में आपको बताना है। तो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल formed by division of pre-existing organelle and they contain DNA but lack protein synthesizing machinery. Which one of the following option is correct? Both A and B are correct. B is true but A is false. A is true but B is false. Both A and B are false. तो आप आंसर बता दें। चलिए, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल होते हैं क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल एंड दे कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन। देखिए प्रोटीन सिंथेसिंग मशीनरी का लैक नहीं होता, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी पाई जाती है। तो ए जो है आपका ट्रू हो जाएगा 4 में और बी जो है वो फॉल्स हो जाएगा। तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए क्लोरोप्लास्ट द हाइएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द क्लोरोप्लास्ट, मार्क कर लीजिएगा, काफ़ी आगे बढ़ गए, एक सेकेंड, जस्ट वेट आउट। इन क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन आर फाउंड इन। तो क्लोरोप्लास्ट में सबसे ज़्यादा संख्या में क्लोरोप्लास्ट जो H+ है वो कहाँ पाया जाता है? तो स्ट्रोमा में, ल्यूमेन ऑफ थैलाकोइड में, इंट्रामेम्ब्रेनस स्पेस में या एंटीनी कॉम्प्लेक्स। देखिए सर, जहाँ पे ब्रेकिंग होगी यानी जहाँ पे H2O टूट रहा होगा वहीं पे तो हम इनकी बात करेंगे पाने की। तो ल्यूमेन ऑफ थैलाकोइड, स्ट्रोमा या इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, इसमें कोई एक आंसर होना चाहिए। तो ल्यूमेन ऑफ थैलाकोइड इज द राइट आंसर, क्योंकि यहीं पे हम वाटर के स्प्लिटिंग की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। माइक्रोट्यूब्यूल किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है? सीलिया, फ्लैजेला एंड पैराक्सिसोम, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल्स एंड सीलिया, सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर एंड क्रोमैटिन, सेंट्रोसोम्स, न्यूक्लियोसोम एंड सेंट्रियोल। देखिए पैराक्सिसोम का नहीं है, क्रोमैटिन का नहीं है, न्यूक्लियोसोम का नहीं है। तो अब हमने कह दिया 3 नहीं है, तो
तो आंसर स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल एंड सिलिया। माइक्रोट्यूब्यूल्स इसका, माइक्रोट्यूब्यूल इज अ होलो स्ट्रक्चर, याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे भी सवाल एग्जामिनर बना देता है। क्वेश्चन नंबर 7, ए कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम अटैच टू सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए इज नोन एज पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम, पॉलीमर, गलती से मैंने पॉलीराइबोसोम बोल दिया, पॉलीपेप्टाइड या ओकाजाकी फ्रेगमेंट। देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक आरएनए है, ठीक है, और अगर ये आरएनए है तो इसमें ढेर सारे राइबोसोम ऐसे कुछ अटैच्ड होते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स ऑफ आरएनए यानी कि सेवरल मॉलिक और राइबोसोम एंड वन मैसेंजर आरएनए। हाँ, समझ पा रहे हैं ना, ये जो हमने ग्रीन कलर से बना रखा है दे आर द राइबोसोम, और जो इसको बना रखा है दे आर मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। तो आंसर टिक कर लीजिएगा, पॉलीसोम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज क्लोज्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो सिंगल मेम्ब्रेन से ही क्लोज्ड है। तो अब देखिए सर, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के लिए माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियाई डबल मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन है। तो लाइसोसोम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आरआरएनए एक्ट एज स्ट्रक्चरल एज वेल एज राइबोजाइम इन द बैक्टीरिया। देखिए सर, 23S आरआरएनए की बात कर रहे हैं आप, 5.8S आरआरएनए की बात कर रहे हैं, 5S आरआरएनए की बात कर रहे हैं एंड 18S आरआरएनए की बात कर रहे हैं। देखिए अगर हम बात बैक्टीरिया की करें तो 5.8 और 18 वो उसमें पाया ही नहीं जाता, छोड़ दीजिए। 5S दोनों में कॉमन है, लेकिन स्ट्रक्चरल और राइबोजाइम दोनों की बात कर रहे हैं तो स्ट्रक्चरल और राइबोजाइम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर होगा 23S आरआरएनए। इसको राइबोजाइम भी कहते हैं, टिक कर लीजिएगा, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ ना पूछा गया हो। क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द मिसमैच। मिसमैच को छांटना है। प्रोटिस्ट यूकैरियोट, मैथोनोजेंस प्रोकैरियोट, गैस वैक्यूल ग्रीन बैक्टीरिया एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स एनिमल सेल। देखिए सर, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स जो है ये एनिमल सेल की प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्लांट सेल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। एनिमल में स्मॉल एंड मैनी वैक्यूल्स पाई जाती हैं, एब्सेंट होती हैं, या तो बहुत छोटी होंगी या एब्सेंट होंगी। तो डी इज़ द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 10। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। प्रोटिस्टा एक यूकैरियोट है, मैथोनोजेंस एक प्रोकैरियोट है, गैस वैक्यूल ग्रीन बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजेलेटेड सेल, ठीक है, ये सेंटेंस आपका सही है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 का ही बी ऑप्शन, माइकोप्लाज्मा इज ए वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा एक वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेंस। आपको पता है कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती, इसीलिए उसके ऊपर पेनिसिलिन का असर नहीं होता। बैक्टीरियल सेल पेप्टाइडोग्लाइकेंस की बनी होती है। पिलाई एंड फेम्ब्री आर मेनली इन्वॉल्व इन द मोटिलिटी ऑफ द बैक्टीरियल सेल। पिलाई और फेम्ब्री मोटिलिटी के लिए जिम्मेदार होता है बैक्टीरियल सेल में। तो क्या सेंटेंसेस इसमें सब सही हैं या कोई गलत भी है। तो आंसर आपका जो डी वाला है ये मोटिलिटी में इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, ए सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलिक एंजाइम इज। आपको पता है कि कौन सा आंसर होगा, तो राइबोसोम, लाइसोसोम, मीजोसोम या माइक्रोसोम। बात हाइड्रोलिटिक एंजाइम की हो रही है सर, और जब भी बात हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की होती है तो हमें तुरंत किसकी याद आती है, लाइसोसोम की याद आती है। इसमें कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो मैक्रोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने की ज़रूरत होती है और इसमें ना होता हो। तो वो सारे के सारे मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीजेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आंसर शुड बी लाइसोसोम। इज दैट ट्रू? चलिए सर, तो आंसर कर लीजिएगा, लाइसोसोम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, न्यूक्लियर एनवेलप इज अ डेरिवेटिव ऑफ। न्यूक्लियर एनवेलप किसका डेरिवेटिव है, तो न्यूक्लियर एनवेलप जो आपका है ये टीलोफेज के दौरान बनता है और ये आरईआर से बनता है। ये आपको फैक्ट है, याद करना पड़ेगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है, टिक कर लीजिएगा। आरईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किस स्टेज में, टीलोफेज में। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, तो ऑप्शन आपके पास है ट्रू न्यूक्लियस के लिए, वॉलबॉक्स, एनाबेना, म्यूकर एंड वॉकेरिया। तो ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि इसमें कौन सा प्रोकैरियोट है, ये पूछना चाह रहे हैं आपसे इनडायरेक्टली, क्योंकि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता सच्चा वाला। वॉलबॉक्स, म्यूकर,
और वॉकेरिया, तो वॉलवॉक्स और वॉकेरिया एल्गी है, म्यूकर फंजाई है, एनाबिना आपका एक ब्रीजिए है, और बीजिए में आप जानते हैं कि वो यूकैरियोट्स में सच्चा वाला न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। बेहद आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15, द स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म्ड बाई स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक इन द क्लोरोप्लास्ट। तो जो स्ट्रक्चर है सर, मार्क कर लीजिएगा, फ्लैटेंड सैक की बात कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो आप जानते हैं कि अगर छोटे छोटे फ्लैट्स की हम बात करें, फ्लैट्स मतलब ढेर सारे स्ट्रक्चर्स की बात करें कुछ इस तरीके से, तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं मिलकर के क्या बनाते हैं, ये स्ट्रक्चर मिलकर के ग्रेना का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? ग्रेना का। और ये ग्रेना आपस में कनेक्टेड होता है स्टोमा लैमेली के द्वारा, मालूम होगा, ये आपने पढ़ा होगा। तो आंसर शुड बी ग्रेना। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन द, डीएनए कहाँ प्रेजेंट नहीं होता? तो डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम या न्यूक्लियस। तो डीएनए कहाँ नहीं होता? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, न्यूक्लियोसोम में होता है, राइबोसोम में डीएनए नहीं होता। आसान सवाल है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, कहाँ होगा? तो आंसर आपने कर लिया। चलिए, तो 16 का आंसर हमारा क्या हो गया? राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर्स। मैचिंग छाटिएगा। रफ ईआर ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड, स्मूथ ईआर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, रफ ईआर सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। तो आंसर इसमें आपके पास निकल के आ जाएगा, करेक्ट मैचिंग पूछ रहे हैं तो रफ एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड या सिंथेसिस ऑफ लिपिड। तो देखिए, लिपिड की जब बात करते हैं तो सिंथेसिस ऑफ लिपिड जो है ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की प्रॉपर्टी है। तो इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 18 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द इंक्लूजन बॉडी प्रोकैरियोट, यानी कि कौन सी ऐसी कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्रोकैरियोट में इंक्लूजन बॉडी नहीं है? तो लाइसोसोम, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफास्फेट ग्रेन्यूल्स या ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। तो आपको सबको पता है लाइसोसोम इज नॉट द इंक्लूजन बॉडी, लाइसोसोम इज द डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर, तो इट इज़ नॉट द आंसर। ओके, तो लाइसोसोम का जो है वो आंसर हो जाएगा, तो ये आपका गलत है। तो 18 का ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड और। ऐसा क्रोमोसोम, आपको पता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ द सेंट्रोमियर हम लोग क्रोमोसोम के डिवीजन की बात करते हैं। ये सब 4 प्रकार का फिलहाल यहाँ दिया हुआ है, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और ट्यूरोसेंट्रिक। तो कौन सा ऐसा है जो थोड़ा सा क्लोज एंड की तरफ शिफ्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे सब मेटासेंट्रिक कहते हैं? नहीं, मिडिल से थोड़ा शिफ्ट होता है। मेटासेंट्रिक मिडिल में होता है, ट्यूलोसेंट्रिक टर्मिनल पे होता है, तो आंसर इज एक्रोसेंट्रिक। तो 19 का क्या हो जाएगा आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर 20, is somatic cell that has just completed the S phase of its cell cycle as compared to gamete of the same species has। देखिए, इस सवाल को हमने जब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की 50 क्वेश्चन की सीरीज़ में डिस्कस किया था, तो ये सवाल हम लोगों ने वहाँ पे कर रखा है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इसमें एक ऑप्शन जो है ये मुझे गलत लग रहा है, मतलब इस छूट गया है थोड़ा सा। तो आप 20 का जो आंसर है 20 में डी कर लीजिएगा, द नंबर ऑफ ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है। मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कि मैं सवाल सॉल्व करा चुका हूँ। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सवाल आपका निकल जाएगा। सेम क्वेश्चन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, विच, मैं जानबूझ के बढ़ रहा हूँ, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 21, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म, तो और यहाँ एक बात और, ये चैप्टर का सवाल भी नहीं है, सेल साइकिल का है। तो विच स्टिमुलेट्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द बैक्टीरिया, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को बैक्टीरिया परफॉर्म करता है? तो न्यूक्लियोइड, राइबोसोम, सेल वॉल या म्यूजोसोम। तो आंसर शुड बी म्यूजोसोम, बिकॉज म्यूजोसोम जस्ट इक्विवेलेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया। मैं जानबूझ के कह रहा हूँ, रिस्पिरेशन में मदद करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन मदद करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियाई में भी हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। ये सारे फंक्शन किसके हैं? म्यूजोसोम के हैं। तो ये सारे फैक्ट हैं, आपको याद कर लेना चाहिए सर। क्वेश्चन नंबर 22, द सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटल एलिमेंट हैविंग ए डायमीटर ऑफ 6 नैनोमीटर एंड मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर आर नोन एज। तो 22 का आंसर बता दीजिए। माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट या लैमेंस। तो आंसर शुड बी
माइक्रोफिलामेंट। सॉलिड वर्ड जो दिया हुआ है ना, सॉलिड लीनियर स्ट्रक्चर, सॉलिड लीनियर के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा माइक्रोफिलामेंट। एक अच्छा सवाल, एक अच्छा आंसर। मैक्रोट्यूब्यूल्स होलो होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ ए सेल केप्ट इन ए वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय। जब हम ऑस्मोटिक एक्सपेंशन की बात करते हैं किसी भी सेल में, ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ सेल अगर वाटर में रखते हैं तो वो कैसे कंट्रोल होता है, तो आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल या प्लास्टिड या राइबोसोम, ये जो वैक्यूल है ये ऑस्मोटिक एक्सपेंशन किसी भी सेल का नियंत्रित करता है जब वो पानी में रखा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है ये। और वैक्यूल के बारे में एक पॉइंट और याद होना चाहिए कि इसकी कवरिंग को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। तो आंसर शुड बी बी। क्वेश्चन नंबर 24, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। मैच करिए और आंसर बताइए। सेंट्रियोल, अब सेंट्रियोल क्या है? सेंट्रियोल में आपके पास चले छाट लीजिएगा, क्लोरोफिल, क्रिस्टी, राइबोसोम, दूसरी तरफ इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, थैलाकोइड, न्यूक्लिक एसिड, बेसल बॉडी, सीलिया और फ्लैजेला। तो आंसर बताएं। ओके, तो तब तक मैं मैच कर देता हूँ। तो ए का 4 हो जाएगा। तो ए का 4 सिर्फ दो ऑप्शन है, ए और डी, क्लोरोफिल, थैलाकोइड। बी का सेकेंड, तो आंसर आ चुका है क्रिस्टी इनफ्लोडिंग, सी का 1, और राइबोसोम सी का न्यूक्लिक एसिड है ना। तो ए 4, बी सेकेंड, सी 1 एंड डी 3। तो 24 का आंसर ए हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा 24 का ए। क्वेश्चन नंबर 25, ये भी सवाल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बट फिर भी इसको बताएंगे आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द फिगर करेक्टली मैच विद इट्स फंक्शन। अब आप इस डायग्राम को पहले देख लीजिए कि क्या है ये, देख लिया? ओके, अब फंक्शन तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स तो आप कट कर देंगे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स तो ये है नहीं। ये क्या है? आर ई आर है। मैं बता नहीं रहा हूँ, अब तो आप लोग कर चुके हैं आर ई आर। और आर ई आर का फंक्शन क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन या प्रोटीन सिंथेसिस? बोलिए ना, क्या होगा आंसर? प्रोटीन सिंथेसिस। तो मार्क कर लीजिएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्रोटीन सिंथेसिस। आंसर शुड बी सी। टिक नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि उसमें आप डिस्कम्फर्ट कहीं ना फील हो रहा हो। तो 25 का आंसर सी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ज़्यादा फोकस क्वेश्चन पे रहेगा इससे। गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्ले ए मेजर रोल इन। गोल्गी कॉम्प्लेक्स का मेजर रोल किस में है? तो इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, as energy transferring organelle, in post translational modification of protein and glycosylation of lipids, in trapping of the light and transforming into the chemical energy। क्या फंक्शन करता है? देखिए सर, ये डाइजेशन की बात नहीं करता, ये एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करता, ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड, ग्लाइकोसाइडेशन एंड ग्लाइकोसाइलेशन जैसी प्रक्रिया में इन्वॉल्व होता है और इसी के थ्रू लाइसोसोम बनता है गोल्गी बॉडी के द्वारा ही। ठीक है, एक अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। गर्ल सिस्टम से एसोसिएट होता है गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम। ए मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज, मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज, लिपिड के बनने की सबसे ज़्यादा अच्छी जगह कौन सी है? तो एस ई आर, सिम्प्लास्ट, न्यूक्लियोप्लाज्म या आर ई आर। लिपिड बनता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कहाँ बनता है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मेजर फंक्शन होता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा होता है? जिसके ऊपर, ऐसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं राइबोसोम के। अब राइबोसोम नहीं होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 28, तो 27 का आंसर ए। 28 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में एब्सेंट होती है? वॉल बॉक्स, नॉस्टॉक, पेनिसिलियम या एगेरिकस। तो वॉल बॉक्स एल्गी है, पेनिसिलियम फंजाई है, एगेरिकस फंजाई है, नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। 28 का बी इज अ वीजीए, दैट्स वाई। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन इकोलाई। इकोलाई क्या है? प्रोकैरियोट, एंड क्लेमाइडोमोनास यूकैरियोट। कौन सा है ऐसा है जो यूकैरियोट और यानी इकोलाई और क्लेमाइडोमोनास में डिफरेंस नहीं कर सकता? इकोलाई बैक्टीरिया है और क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी है। तो सेल वॉल दोनों की अलग अलग होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेंस की होती है और क्लेमाइडोमोनास की सेल वॉल यानी एल्गी की गैलेक्टेंस, मैनन, कैल्शियम कार्बोनेट, सेलुलोज, मैनोज एक्सेट्रा। तो ए और सी नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता। राइबोसोम एल्गी है तो 80S और अगर बैक्टीरिया है तो 70S। क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन भी अलग अलग होता है हिस्टोन प्रोटीन के अकॉर्डिंग। तो आंसर शुड बी बी। आपको मैं बता दूं कि सेल मेम्ब्रेन इज द यूनिवर्सल स्ट्रक्चर जो कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में एक समान होता है। ये एनसीईआरटी ने भी मेंशन कर रखा है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, जरूर इसको अच्छे से आप करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट छांटना है। तो लिपिड्स आर अरेंज इन द बाइलेयर विद अ पोलर हेड टुवर्ड्स द इनर पार्ट।
इनर पार्ट का आंसर आउटर पार्ट। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। सोडियम पोटेशियम आयन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट। प्रोटीन मेकअप द 60 to 70% ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। आंसर बताइएगा सर। देखिए आपका डी ऑप्शन जो है ये गलत है, क्योंकि 52% प्रोटीन होता है। Na और पोटेशियम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के तरीके से मूव करता है, और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने ही दिया था। तो 30 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम? राइबोसोम के बारे में क्या सही है? दीज आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोट सेल। These are self-splicing introns of the some RNA. The prokaryotic ribosome are SCS where the S stands for saturation coefficient. These are the composed of ribonucleic acid and protein. बताइए सही क्या है? देखिए ये सिर्फ यूकैरियोट में पाया जाता है, ये गलत है। सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स ऑफ द सम आरएनए की बात नहीं है। प्रोकैरियोट राइबोसोम 80 और ये होता ही नहीं है। प्रोकैरियोट राइबोसोम में 70 S होता है और S सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। सी इसलिए गलत है। और डी, दीज आर द कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड प्रोटीन। तो राइबोन्यूक्लिक और प्रोटीन की अगर हम बात करेंगे इसमें, तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है सर। तो 31 का आंसर डी, क्योंकि ये राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं आपके। क्वेश्चन नंबर, इट्स ओनली सिस्टम एरर, जस्ट वेट, नॉट माइंड। क्वेश्चन नंबर 32। अरे शांत भैया। राइबोसोमल आरएनए इज एक्सेसिबली सिंथेसाइज्ड इन। अब आपको ये सवाल एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और आसानी से आप याद भी कर लेते हैं। एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, शायद आपको याद आ रहा हो। एक्टिव आरएनए राइबोसोमल सिंथेसिस। तो राइबोसोमल आरएनए इज करके आप राइबोसोम आंसर नहीं करेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म, लाइसोसोम, राइबोसोम या न्यूक्लियोलस। तो आंसर इज न्यूक्लियोलस, है ना, वहीं पे ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनेल विद इन द ऑर्गेनेल? एक कोई स्ट्रक्चर है जो ऑर्गेनेल के अंदर है, पाया जाता है, और वो भी एक ऑर्गेनेल है। तो राइबोसोम, पैराक्सिसोम, ईआर या मिजोसोम? राइबोसोम इज द आंसर, जो कि ऑर्गेनेल के अंदर है और ऑर्गेनेल है ना। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 34, सॉरी 34 में क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर पार्ट इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड? थैलाकोइड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, sac forming the grain of chloroplast, centriole sites of the active RNA synthesis, ribosome, those in the large chloroplast are larger while those in the cytoplasm are smaller, lysosome optimally active at a pH of 8.5। देखिए सर आपसे करेक्ट पूछ रहे हैं, तो 34 में सिर्फ एक ऑप्शन है हमारा जो करेक्ट है, और वो है पहला आंसर। क्योंकि अभी हमने यही तो आपसे कहा था ना कि जो फ्लैटन बनाता है, थैलाकोइड जो बनाता है, उसी को आप क्या बोलते हैं? ग्रेना। तो मैंने आपसे बता दिया है। बाकी सेंट्रियोल भी गलत है, राइबोसोम रिवर्स लिखा हुआ है, साइटोप्लाज्म में 80 S होता है और क्लोरोप्लास्ट में 70 S होता है। तो लाइसोसोम जो है वो 5 pH के अराउंड काम करता है, 8.5 पे काम नहीं करता। तो बाकी सारे ऑप्शन हमारे क्या हैं? गलत हैं। सिर्फ एक ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। अभी हमने पीछे आपके साथ कहा कि ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइडेशन जो प्रक्रिया है वो लाइसोसोम में, वैक्यूल में, गोल्गी ऑपरेटस या प्लास्टिड में कहाँ होती है सर? तो चूंकि सवाल बहुत छोटे छोटे हैं इसलिए हम जल्दी जल्दी आपको डिस्कस करा रहे हैं और आप आसानी से सवाल कर भी पा रहे होंगे। बहुत एक्सप्लेनेशन की यहाँ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है। तो गोल्गी बॉडी, गोल्गी ऑपरेटस राइट याद कर लीजिएगा। कैमिलो गोल्गी को भी याद रखिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, डिस्कवरर हैं साहब के। और लाइसोसोम के बारे में तो मैंने कई पॉइंट आपको याद करने के लिए कहा ही, तो उन्हें भी याद रख लीजिएगा। वैक्यूल के बारे में टोनोप्लास्ट अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाके स्टोरेज करता है। प्लास्टिड के बारे में तो बहुत कुछ पूछा ही जाता है, जिसमें हम 3 टाइप्स की बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में हम स्टोरेज की बात करते हैं। मैं जस्ट रिवीजन के लिए आपको बता रहा हूँ। एल्यूरोप्लास्ट, एलाइयोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, वो सारे सवाल आपको याद होने चाहिए, है ना। चलिए, तो 35 का आंसर क्या हो गया? गोल्गी ऑपरेटस या गोल्गी बॉडी, 35 का सी। क्वेश्चन नंबर 36,
पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड ए सेल टेक्स प्लेस इन, पेप्टाइड सिंथेसिस मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस किसके अंदर हो रही है, पेप्टाइड के बॉन्ड की फॉर्मेशन की सिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ लोग करेंगे सर थोड़ा थोड़ा तो क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं, बट बिना राइबोसोम के संभव नहीं है। तो कहाँ बनाते हैं, राइबोसोम में। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। एक अच्छा सवाल है, और इस सारे मेडिकल एग्जाम के सवाल आप छोटे छोटे सवाल आते हैं इस चैप्टर के, और 3 सवाल मिनिमम, देखिए तीनों सवाल आपके सामने दिए, एपीएमटी प्रीलिम्स 2011, छोटे छोटे सवाल तीनों पूछे गए। अगला सवाल क्या है, इन यूकैरियोट सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल्स यूकैरियोट सेल इज, यू बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट, और यूकैरियोटिक सेल दोनों में क्या रिजेंबलेंस है, सेल वॉल की नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, न्यूक्लियस की, या राइबोसोम की। तो आंसर अभी हमने पीछे यही सवाल डिस्कस किया था इकोलाई और क्लोमेडोमोनास को लेके, तो सेम सवाल है, समय ना गंवाते हुए आंसर बता देता हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। सेल वॉल के कंपेयर में आपको पता है कि कई डिफरेंसेस होते हैं, हम बता चुके हैं पीछे, है ना। क्वेश्चन नंबर 38, सेम सवाल रिपीट हो चुका, नहीं रिपीट नहीं हुआ है। इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन एक्युमुलेट्स इन, माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होता है, थैलाकोइड के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होता है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, मैट्रिक्स, आउटर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन। परख देखिए एग्जामिनर की सवाल कैसे बनाता है, बताइए 38 का आंसर। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, मैट्रिक्स, आउटर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस इज द राइट आंसर, है ना। इसमें भी अगेंस्ट द मतलब ग्रेडियंट जरूरी होता है फॉर्मेशन के लिए एटीपी के। तो दोनों सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में याद रखिए और क्लोरोप्लास्ट में याद रखिएगा, दोनों जगह। तो 38 का ए आंसर। 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो आपको पता होगा जब भी हम पढ़ते हैं तो पहली बात तो आपने गर्ल सिस्टम पढ़ा होगा, GERL, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें वैक्यूल का भी रोल होता है, उसमें लाइसोसोम गोल्गी बॉडी से बनता है तो उसका भी रोल हो जाएगा। तो वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी यहाँ आंसर नहीं हो सकता, लेकिन आपने पढ़ रखा है एनसीईआरटी में लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम आर नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो पेरोक्सिसोम जब लिखें आप तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को भी याद रखें, वो भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। इज दैट क्लियर? चलिए अब अगला आपके पास है एक डायग्राम, द फिगर बिलो द शोज द स्ट्रक्चर ABCD, सेलेक्ट द पार्ट करेक्टली मैच्ड विद। तो DBA इस डायग्राम को देख लीजिएगा सब कि क्या क्या है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 40 में AIPMT मेंस का सवाल है ये डायग्राम आप एनसीईआरटी से एक बार मैच करा लेना। और ये जो B वाला इसमें है ये आपका है इनर मेम्ब्रेन फॉर्म, क्या बना रहा है ये, क्रिस्टी का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। और यही आपका आंसर हो जाएगा, आप एक बार एनसीईआरटी से इसको मैच करा लीजिएगा, ठीक। चलिए, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी, B, ठीक, आंसर शुड बी डी। कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैच कर लीजिएगा, आंसर एनसीईआरटी से जरूर एक बार देख लीजिएगा, ये डायग्राम रेगुलर लाइफ से थोड़ा अलग बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41, और ये सवाल हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 41, द मेन एरिना ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द सेल इज, और कहाँ डिस्कस किया था पिछला सवाल वो भी बता दे रहे हैं। 50 क्वेश्चंस की जो सीरीज थी उसमें भी हमने ये सवाल डिस्कस किया हुआ है, आपने देख लिया कि द मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज। तो आंसर बता दीजिए जल्दी से आंसर बताएं। न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द मेन आंसर, है ना। 41 में साइटोप्लाज्म आपका सबसे सही आंसर होगा। 42 में देखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ protein embedded in the carbohydrate bilayer, phospholipid embedded in the protein bilayer, protein embedded in the phospholipid bilayer and protein embedded in the polymer of glucose molecule। आसान सवाल है ये, और 42 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, प्रोटीन एम्बेडेड इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। आप जानते हैं कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है और प्रोटीन इसमें बरीड होता है, कभी कभी पार्सली और कभी कभी टोटली। जब पार्सली बरीड करता है तो, और टोटली जब बरीड करता है तो टनल का फॉर्मेशन करता है जिससे मॉलिक्यूल क्रॉस करते हैं, है ना, पढ़ रखा होगा आपने। तो ये एक अच्छा सवाल है, जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, सारे सवाल ही अच्छे होते हैं फिलहाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन DNA, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम एंड लाइसोसोम। एक बार पीछे सवाल पूछा था कि किसमें DNA नहीं होता, आप पूछ रहे हैं किसमें होता है। तो पेरोक्सिसोम में, डिक्टियोसोम में, लाइसोसोम में तो नहीं होता, बट DNA माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, DSCC DNA, डबल स्टैंडर्ड क्लोज्ड कोवैलेंट सर्कुलर DNA पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, थोड़ी आवाज़ हो रही है,
बट मैनेज करिए प्लीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पर्टिकुलर एंटिटी इज ट्रू? कौन सा सही है इसमें से? सेंट्रोमियर इज फाउंड इन एनिमल सेल which produces ester during cell division. The gene for the producing insulin is present in every body cell. Nucleosome is formed of the nucleotides. DNA consists of the core of 8 histone. तो पहले ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो सकता है किसी भी एंगल से, तो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि सेंट्रोसोम नहीं लिखा हुआ है, सेंट्रोमियर लिखा हुआ है। बट उस रिफ्लेक्स में हमें ये सेंट्रोमियर नहीं दिखता, सेंट्रोमियर सेंट्रोसोम दिख जाता है ना। तो 44 का ए गलत हो जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा बी, द जीन ऑफ फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन प्रेजेंट इन एवरी बॉडी सेल। आपको सबको पता है कि प्रत्येक सेल में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं सब चीज़ के लिए, बस वो एक्टिव नहीं होते उस पर्टिकुलर टाइम में, है ना। तो 44 का आंसर आपका हो जाएगा बी। 45, elaborate network of filamentous proteinaceous structure present in the cytoplasm which help in the maintenance of the cell shape. तो थैलाक्वाइड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा लेमा या साइटोस्केलेटन। तो 45 में आंसर शुड बी साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का और भी फंक्शंस होते हैं, आप मार्क कर लीजिएगा। मेंटेनेंस एंड सपोर्ट, ये तो आपने मार्क ही कर लिया। मोटिलिटी में हेल्प करते हैं और मेंटेनेंस ऑफ द शेप तो होता ही होता है। तो 3 फंक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है साइटोस्केलेटन के, जरूर मार्क करके रखिएगा। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट लेवल्ड ए बी सी डी, इनको आइडेंटिफाई करना है। हम लोग ये भी सवाल डिस्कस कर चुके हैं 50 क्वेश्चंस के सीरीज में, बट करेंगे तो है ही, AIPMT मेंस का सवाल है ये। तो ए बी सी डी ये ऑप्शन है। आपको मैं बता दूं कि जो आपका इसमें सी है ये न्यूक्लियस है, आप उसको देख लीजिएगा। सारा सवाल एक साथ दिखा पाना पॉसिबल नहीं हो रहा है, बट वी आर ट्राइंग टू दिस, हम कोशिश कर रहे हैं पूरी। सी क्या है इसमें? न्यूक्लियस है। तो इसमें 8 नंबर दिया गया है न्यूक्लियस को। ये सवाल आप डिटेल में देखिएगा, बड़े से बुक में देखेंगे तो वहाँ से आप कर पाएंगे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखा पाऊँ। चलिए, छोटा छोटा दिख रहा होगा बट दिख रहा होगा। सी क्या है? तो सी 8 नंबर है। अच्छा जी, चलिए एक एक करके इसको जल्दी से समझ लेते हैं। तो आपका ए देखिए क्या है, ए क्या है? ए है RER, लिख लीजिए, ए RER है। बी क्या है सर? चलिए डी बताइए, डी साइटोप्लाज्म है। तो ए 5 और डी 3rd, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। मैच कर लीजिएगा आप आराम से बैठ के स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 47, प्लाज्मोडेस्माटा आर, बहुत अच्छा सवाल है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? तो प्लाज्मोडेस्माटा आपको कुछ मालूम होना चाहिए कि 2 पड़ोसी सेल को जोड़ने का काम करता है। तो ये लोकोमोटर स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन्स कनेक्टिंग द न्यूक्लियस ऑफ द विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल। देखिए, 2 बगल बगल सेल के बीच का कनेक्शन होता है। एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से जोड़ता है, और 2 सेल को कैसे जोड़ता है? बगल बगल, तो वो मिडिल लैमेला जोड़ता है ना। बहुत अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। 47 का सी। क्वेश्चन नंबर 48, मिडिल लैमेला इज कंपोज्ड मेनली ऑफ, मिडिल लैमेला क्या है? वही जो मैंने आपसे कहा कि 2 पड़ोसी सेल को जोड़ने का काम करता है, और वो जोड़ता कौन है? कैल्शियम पैक्टेट। एक अच्छा सवाल। क्वेश्चन नंबर 49, द साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ, साइटोस्केलेटन किसका बना होता है? सेलुलोज डिपॉजिट, सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल प्रोटीनेसिस फिलामेंट, या कैल्शियम कार्बोनेट ग्रेन्यूल्स। तो आंसर बहुत अच्छा है सवाल, ये बहुत पूछा जाता है, प्रोटीनेसियस फिलामेंट। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में वैक्यूल्स इन ए प्लांट सेल। तो वैक्यूल प्लांट सेल में क्या करता है? अब तक हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, तो अब इतना कहेंगे, वैक्यूल्स की कवरिंग का नाम टोनोप्लास्ट, एपीरिया। इसमें स्टोरेज होता है, किसका स्टोरेज होता है? एक्सक्रीटरी सब्सटेंस का स्टोरेज होता है। किसका होता है? एक्सक्रीटरी सब्सटेंस का स्टोरेज होता है। तो अब हमें लगता है कि अब तक आपको आंसर मिल गया होगा, और वो आंसर क्या है? आंसर हमारा होता है सी, मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन्स वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51, पॉलीसोम इज फॉर्म्ड बाय, पॉलीसोम किससे बनता है? तो फिर से हम बता चुके हैं कि पॉलीसोम किससे बनता है? राइबोसोम अटैच टू ईच अदर इन द लीनियर अरेंजमेंट। हमने पीछे आपसे कहा था कि सेवरल राइबोसोम अटैच टू सिंगल मैसेंजर RNA। चलिए, क्वेश्चन नंबर 52, कीपिंग इन अ व्यू, मार्क कर लीजिएगा, कीपिंग इन अ व्यू दैट फ्लूइड मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट?
द मूवमेंट ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन फ्रॉम वन लिपिड मोनोलेयर टू अदर। देखिए ये 2008 का सवाल था, बहुत सवाल हो रहे थे बट इसी सवाल पे हमें लास्ट तक जाना था। इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है, मैंने क्लास में बहुत अच्छे से सुस्पेंड में कर रखा है कि लिपिड कैन रेयरली फ्लिप फ्लॉप बट प्रोटीन कैन नॉट। लिपिड के सहारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल मूव करते हैं वन लिपिड मोनोलेयर से अदर लेयर पे। समझ पा रहे हैं? इसे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, जो आपने नहीं लिखा हुआ है, नहीं आप सभी तक सवाल नहीं आया है, ये प्रक्रिया रेयरली होती है और जब भी होती है तो उसमें एटीपी खर्च होता है, क्योंकि उसी सीक्वेंस में अटैच्ड होना होता है जिस सीक्वेंस में अटैच्ड रहा होता। तो ये एक एक्टिव प्रोसेस भी है। लिपिड मूव करता है, प्रोटीन नहीं कर पाता, और ये एक एक्टिव प्रक्रिया भी है। तो ये तो आपके थे 52 क्वेश्चंस, काफ़ी ज़्यादा सवाल थे और हम लोगों ने बहुत ही कम समय में कर लिया। इसके पीडीएफ के लिए आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, क्योंकि पीडीएफ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई सवाल मान लीजिए छूट गया, फिर भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। आंसर की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने सारे आंसर्स आपको ऑलरेडी दे दिए हैं। फिर भी 2-3 दिन में आंसर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर देंगे। मान लीजिए कभी आपको चीज़, मुझसे मेरी वॉइस तो हमेशा प्रेजेंट रहेगी ही रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। किसी भी प्रकार का सजेशन आप देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके दे सकते हैं। उसके लिए पहले से ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।